आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की रंगीन दुनिया में। अब देखिए, ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो कहानियां हैं जो हर एक कदम, हर एक ताल में छुपी हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन कहानियों के पीछे का तर्क, उनके पीछे का लॉजिक समझते हैं। और इस सफर की शुरुआत कह सकते हैं एक पहेली से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इन सभी कलाओं की आत्मा को समझने की चाबी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई पुरुष एक पवित्र नृत्य करने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनेगा? इसका जवाब हमें मिलता है अवध क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव अवध की ओर। यहां रामनवमी के पावन दिन पर एक खास नृत्य होता है, जोगिनी नृत्य। और यहीं हमें हमारे सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है, जो कि एक बहुत ही गहरे दर्शन में छिपा है। तो वो जो सवाल था, उसका जवाब है सख्य भाव। ये एक बहुत ही दिलचस्प भक्ति दर्शन है। देखिए, इसमें माना जाता है कि आत्मा यानी हमारी रूह वो स्त्री है और परमात्मा यानी ईश्वर वो पुरुष। तो अब सोचिए, अगर आत्मा को परमात्मा से मिलना है तो उसे पूरी तरह से सरेंडर करना होगा, है ना? इसी लॉजिक के चलते भक्त अपने पुरुष होने का अहंकार, अपना मेल ईगो त्याग देते हैं और आध्यात्मिक मिलन के लिए स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। कमाल की बात है नहीं? तो ये तो हुई आध्यात्म की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अवध और पूर्वांचल के हरे भरे मैदानों की तरफ। यहां आकर हम देखेंगे कि कैसे डांस सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके समाज का आईना बन जाता है। और देखिए, एक ही इलाके में कितनी वैरायटी है। एक तरफ है जोगिनी नृत्य, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक समर्पण की बात करता है, और दूसरी तरफ उसी इलाके में होता है फरवाही नृत्य। ये बिल्कुल उल्टा है। यहां बात होती है शारीरिक शक्ति की, उस ताकत की जो खेती बाड़ी के जीवन से आती है। एक तरफ अहंकार का त्याग, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन। है ना दिलचस्प? और जब हम पूर्वांचल में दाखिल होते हैं तो नृत्य मानो जमीन से और जुड़ जाते हैं। समाज की सच्ची कहानियां कहने लगते हैं। जैसे विदेशिया नृत्य को ही ले लीजिए। ये उन पत्नियों के दुख और अकेलेपन की कहानी कहता है जिनके पति काम के लिए परदेश चले गए हैं। इसी तरह नटवरी में कृष्ण की लीलाओं का जश्न है, तो घोबिया शुभ मौकों पर पूरे समुदाय को एक साथ ले आता है। और ये जो विदेशिया नृत्य है ना, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल रिलीज है। सोचिए, उन महिलाओं के लिए जो इंतजार कर रही हैं, ये अपने दिल का बोझ हल्का करने का, अपने दर्द को बाहर निकालने का एक जरिया है। इसे कहते हैं कैथारसिस, यानी मन की शुद्धि। कला का एक और कमाल का रूप देखिए। इसने सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि योद्धा परंपराओं को भी जिंदा रखा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें पासी और छोलिया नृत्यों में देखने को मिलता है। और ये जो पासी नृत्य है, ये कोई मामूली नाच नहीं है, ये तो एक तरह की मिलिट्री ड्रिल है। इसमें 7 अलग अलग तरह के लड़ाकू मूवमेंट्स को सहेज कर रखा गया है। ये एक जीती जागती ऐतिहासिक किताब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब बात करते हैं छपेली नृत्य की। यहां रोजमर्रा की चीजों में गहरे आध्यात्मिक राज छिपे हैं। नर्तक के हाथ में जो आईना होता है, वो अपनी आत्मा में झांकने का प्रतीक है, और जो रुमाल है, वो मन की गंदगी और घमंड को पोंछ कर फेंक देने का सिंबल है। कितनी गहरी सोच है ना? चलिए अब जरा नक्शे पर दक्षिण की ओर चलते हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर के ऊबड़ खाबड़ जंगली इलाकों में यहां का माहौल बिल्कुल अलग है। यहां जिंदा रहना ही एक चुनौती है, और यही चुनौती यहां के नाच की ताल और लय तय करती है। अब जरा सोचिए, जब जिंदगी पूरी तरह से फसल और बारिश पर टिकी हो, जब जमीन पथरीली हो और पानी की एक एक बूंद कीमती हो, तो वहां की कला कैसी होगी? वहां के लोग अपनी कला के जरिए क्या कहेंगे? जाहिर है, वो सीधे प्रकृति से बात करेंगे, और यही यहाँ के नृत्य करते हैं। यहाँ के आदिवासी नृत्य वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो तो जिंदगी और मौत का सवाल है। कर्मा नृत्य किया जाता है ताकि कर्मा पेड़ अच्छी फसल का आशीर्वाद दें। शैला नृत्य में जानवरों की नकल और शिकार के तरीके दिखाए जाते हैं, यानी सर्वाइवल स्किल्स। और चोलर नृत्य तो बारिश के लिए एक पुकार है, एक शक्तिशाली प्रार्थना, क्योंकि यहाँ बारिश का मतलब है जिंदगी। इस जंगली इलाके से निकलकर अब हम पहुंचते हैं बुंदेलखंड, एक ऐसा इलाका जिसकी मिट्टी में ही संस्कृति की गहरी और रंग बिरंगी महक है। यहाँ के नृत्यों में हमें भक्ति भी दिखेगी, जश्न भी, और सदियों पुरानी परंपराएं भी। और यहाँ पहुंचते ही एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। याद है, हमने अवध के जोगनी नृत्य की बात की थी। ठीक उसी तरह यहाँ बुंदेलखंड के कुम्हार समुदाय का एक नृत्य है धुरिया, जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे एक ही विचार, एक ही लॉजिक अलग अलग जगहों पर अपनी जड़ें जमा लेता है। बुंदेलखंड की संस्कृति की विविधता देखिए। यहाँ का पाई डंडा डांस आपको गुजरात के मशहूर डांडिया की याद दिलाएगा। फिर है राई नृत्य, जिसमें जन्माष्टमी पर महिलाएं मोर की तरह नाचती हैं। और दीप नृत्य तो बस कमाल है। नर्तक अपने सिर पर जलते दियों से सजी थाली रख के नाचते हैं। जरा सोचिए,
कितना फोकस और संतुलन चाहिए इसके लिए। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, ब्रजभूमि, भगवान कृष्ण की लीलाओं का केंद्र। यहाँ भक्ति अपने चरम पर है और यहाँ के नृत्य बस देखते ही बनते हैं। अब तक हमने जितने भी नृत्य देखे सब अपनी अपनी जगह लाजवाब थे, लेकिन ब्रज का एक नृत्य ऐसा है जो कौशल और भक्ति की कह सकते हैं पराकाष्ठा है। ये एक सच्चा चमत्कार है। इस नृत्य का नाम है चरकुला और इसमें होता क्या है, एक महिला डांसर अपने सिर पर एक लकड़ी का पिरामिड रखती है जिस पर 108 चलते हुए दिए रखे होते हैं और वो इस वजन के साथ नाचती है। ये सिर्फ बैलेंस का खेल नहीं है, ये ब्रज की महिलाओं की अटूट आस्था और उनकी जबरदस्त सहन शक्ति का प्रतीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये पूरा सफर तय करने के बाद हमने आखिर क्या सीखा, क्या समझ में आया? बात सीधी सी है। अवध का जोगनी नृत्य आध्यात्मिक समर्पण का लॉजिक समझाता है, तो वहीं सोनभद्र का चोलर नृत्य बारिश के लिए प्रार्थना का लॉजिक है। बुंदेलखंड का पासी नृत्य युद्ध कला को बचाने का लॉजिक है और ब्रज का चरकुला आस्था और संतुलन की परीक्षा का। हर एक नृत्य के पीछे एक ठोस वजह है, एक तर्क है जो वहां के भूगोल, इतिहास और सोच से जुड़ा है। तो देखिए, ये लोक नृत्य सिर्फ पुराने जमाने की चीजें नहीं हैं, ये तो अपने लोगों का जीता जागता इतिहास है, एक लिविंग हिस्ट्री। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये नृत्य अपने समय की कहानी कहते हैं तो सोचिए, सदियों बाद हमारी आज की कला, हमारी आज की आर्ट हमारे बारे में, हमारे समय के बारे में क्या कहानियां कहेंगी।